21 लोगों की सलामी के साथ। हाँ सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले जो आज का जो टॉपिक है वो है कि जो इंटरव्यू में दे के आया हूँ अभी आरपीएससी में आरएस 2018 का, तो उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो मैं एक्सपीरियंस जो कि बताऊंगा डिटेल में, एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप थोड़ा पार्टिसिपेट, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती है इलाबरेट जब हम उसको करते हैं। तो अगर बीच में किसी को कुछ भी लगे तो पूछ लेना, ताकि एक रिदम बना रहे, एक तारतम्य बना रहे। ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब आरपीएससी के गेट में एंटर हाँ, करने से या फिर आपने वहाँ? जर्नी स्टार्ट की वहीं से। अच्छा अंदर घुसने से लगाकर पूरा तक है सर। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा जो एक बैकग्राउंड रहा है, मैंने इंडियन नेवी में सर्व किया है, और साथ ही बीएसएफ में मैं अभी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे हूँ। और क्योंकि मैंने दो इंटरव्यू पहले फेस कर रखे हैं, पहले मैंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू फेस किया था, और उसमें 5 दिन तक मैं रहा था, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, और आफ्टर दैट असिस्टेंट कमांडेंट जो यूपीसी लेती है। वो एक फेयर आइडिया था बेसिकली इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में। बट आरपीसी के साथ मेरा ये फर्स्ट इंटरेक्शन था, और मैंने जो यूपीसी में इंटरव्यू दिया था दैट वाज इन 2014। उसके बाद शुरू करते हैं प्रिपरेशन फेज की। तो प्रिपरेशन फेज आप सब लोगों को पता है, आपकी तरह मैं भी ऐसे ही बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था 13 तारीख तक, जब तक कि मेरे को ये नहीं पता चला कि आपका 22 तारीख को इंटरव्यू है। तो एक तरह से मेरे लिए शौक ही था, बिकॉज मैं जनरली महावीर जी से, मूलसा से, या जिनसे भी डिस्कस करता, ये मान के चल रहे थे कि 15 दिन तो कम से कम मिलेंगे मिलेंगे, बिकॉज उस समय मेरी पोस्टिंग बॉर्डर पे थी, तो वहां से थोड़ा छुट्टी लेके आना, वो सब चीजें करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले 7 दिन का टाइम मिला था, और 7 दिन में मेरे से जो भी प्रिपरेशन बना वो मैंने किया। अब चूंकि आप लोगों के पास मोस्ट ऑफ द पीपल अच्छा टाइम है, तो उसका अच्छा यूटिलाइज किया जाए, और जिसके पास नहीं है उसको भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 महीने में किसी का व्यक्तित्व विकसित नहीं होता है। और जो इंटरव्यू में चीजें पूछी जाती है वो आप ऐसा नहीं कि 1 महीने में पढ़ के करना, दैट इज बेसिकली लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन प्रोसेस। तो शुरू करते हैं ये आरपीएससी। तो आरपीएससी में एंटर किया मैंने, टाइम जो आपको टाइमिंग दे रखा मीटिंग का, उस टाइमिंग को फॉलो किया जाता है। तो टाइमिंग मेरे लिए 1:30 था, मैं 1 बजे वहाँ पहुँच गया था, तो थोड़ा मौसम भी खराब हो रहा था, लेकिन 1:30 भी मेरे को एंट्री दी। बाकी आप क्या अंदर लेके जा सकते हो, आप कुछ भी अंदर लेके जा सकते हो, जैसे अपना बैग है, पानी है, और भी कुछ है तो लेके जा सकते हो, और आप लास्ट तक उसको लेके जा सकते हो, मतलब जहाँ आपके डेफ वगैरह भरे जाएंगे। तो जनरली ये क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मैं इनिशियली था, मुझे तो मालूम नहीं था क्या लेके जाना नहीं लेके जाना, तो मैं तो जस्ट डॉक्यूमेंट्स लेके गया, बाकी भी आप लेके जा सकते हो। एक विचित्र चीज मेरे साथ ये हुई, बिकॉज मैंने पहले प्री माइंड बना लिया था कि मैं बेसिकली कोट पैंट पहनूंगा। तो मैं वहां पे गया और मैंने देखा कि किसी ने भी नहीं पहन रखा था, और इवन 90% ने टाई टाई भी नहीं लगा रखी थी। बट मैंने आई टोल्ड की इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे तो पहनना ही है, चाहे कोई कुछ पहने या ना पहने, आई डोंट केयर अबाउट इट। सो मैं कोट उस समय तो नहीं पहना, नो डाउट, क्योंकि बाहर थोड़ा गर्मी था, बट मैं कोट साथ में लेके चला गया था। तो वो मैंने लास्ट तक कैरी किया, जब तक कि मेरा नाम बुला ना लिया गया वो मेरे को इंटरव्यू के लिए, तब तक मैंने कैरी किया। जैसे जब लास्ट मुझे बोला गया आपका इंटरव्यू, मैंने उस समय पहन के चला गया। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि रूम का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, तो एसी लगा रहता है रूम में, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और आपको तो बोर्ड को दिखाना है, बाहर तो मैं किसी को दिखाना नहीं है, तो वो भी कैरी किया जा सकता है मेरे हिसाब से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज प्योरली इंडिविजुअल चॉइस। और मैंने इसका आंसर भी तैयार किया था, क्योंकि मेरे से एक्सपेक्ट था कि कोई पहन के नहीं जा रहा है, मैं पहन के जा रहा हूँ, तो हो सकता है वो पूछ ले। जैसे मेरा एक फ्रेंड था जिसका यूपीपीसीएस में एंट्री हुआ था, उससे पूछ लिया गया था कि आप ये क्यों पहन गए हो, बाकी किसी ने पहना नहीं। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा क्या एक आइडियल आंसर दिया जा सकता है। सो जस्ट आई इंटर्ड इनटू दी आरपीएससी, और वहां जाने के बाद आपको बैठा देते हैं, जैसे टाइम होता है उनका एक पियोन होता है, वो आपको अंदर लेके जाता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे उनका लाइब्रेरी बना हुआ है, तो आप लाइब्रेरी में जाओगे, और लाइब्रेरी में बेसिकली 4 टेबल्स लगी हुई थी, हर टेबल पे 4 से 5 का स्टाफ रहता है आरपीसी का,
वो आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज करेंगे और बाकी जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज होती है। काम की चीज इसमें ये है कि आपको जिस सीक्वेंस में बैठाया जा रहा है आपका वही सीक्वेंस रहेगा इंटरव्यू के लिए। और जो अगर जिस टेबल पे आके मान लो 7 बंदे बैठे हैं, इसका मतलब है कि वो सातों ही बंदे एक ही बोर्ड को फेस करेंगे। ठीक है, जैसे सात सात मेरे वहां पे तो 8 8 के दो थे और 7 7 के दो थे। तो मैं जिस स्थान में बैठ गया मतलब वो 7 का एक बोर्ड रहेगा, एक ही बोर्ड को फेस करेगा। उसमें जिसका सीक्वेंस जिस नंबर पे आ गया उसी सीक्वेंस में वो फेस करेगा। जैसे मेरा 4 नंबर पे था तो मैं 4 नंबर पे गया था। लेकिन वहां पे आपको लास्ट मोमेंट तक ये चीज नहीं बताई जाती कि किसके बोर्ड में होगा। आप जब वहां जाओगे और एक बंदा अंदर होगा और दो बाहर होगा तभी आपको पता चलेगा कि चलो ठीक है अब मैं इनके इंटरव्यू बोर्ड को फेस करूंगा। सो दैट इज थिंग। बाकी ट्रांसपेरेंसी की अगर बात की जाए तो मुझे लगा सिस्टम इज वेरी ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि उनके पास एक शीट रहता है बेसिकली, उसमें आप इंफॉर्मेशन लिखते हो। 10 12 और बीए का सब डिटेल उसमें पहले से ही मेंशन है, प्रिंटेड है ऑलरेडी। और उसमें आपको हॉबीज और जॉब एक्सपीरियंस ये दो चीजें आपको मेंशन करनी होती है उसके अंदर। वो खुद ही लिखेंगे, आपको उसमें हॉबीज लिखनी है बस, जॉब वो खुद लिखते हैं। जो भी आपके पहले के जॉब रहे आप वो वहां लिखवा सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि वो जो एक शीट रहती है A4 की, उसका ऊपर का आई थिंक 2 3 इंच वो काट लेते हैं, वो अपने पास रखते हैं। और नीचे वाला जो है उसको 4 शीट बना लेते हैं जो 4 के पास रहेगी। 4 मतलब एक अपना प्रिसाइडिंग अफसर, चेयरपर्सन रहेगा जो भी बोर्ड का, और 3 जो भी मेंबर्स रहेंगे। तो 1 + 3 4 शीट रहेगी। तो उसमें बस ये चीजें रहती है, 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब एक्सपीरियंस और हॉबीज। बाकी इसके अलावा आपका रोल नंबर क्या है, आप क्या हो क्या नहीं हो, आपका जो डेफ है, आपकी प्रेफरेंस है, ये सब बोर्ड के पास नहीं रहते हैं। ठीक है, ये सब बोर्ड के पास नहीं रहते हैं। तो आप अगर कोई आंसर फ्रेम करना चाह रहे हो या कुछ भी है तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में काफी टाइम लेते हैं। और इसमें सर काम की चीज डॉक्यूमेंट्स मैं की बता कॉपी कितनी लेके गए थे? दूं, डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स तो की कॉपी कितनी थी? जी जी, डॉक्यूमेंट्स के आप दो दो सेट लेके चले जाओ एक्स्ट्रा। मतलब एक तो ओरिजिनल सेट और दो और सेट लेके चले जाओ। जैसे डेफ के दो चाहिए, अटेस्टेशन फॉर्म के दो चाहिए। ठीक है, जनरली दो दो कॉपी लेते हैं वो। और जीरोक्स एक एक सेट जीरोक्स लेंगे वो, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। और स्पेशली मैं बता देता हूँ जो अभी सर्विस में है, जैसे मैंने जब पूछा था शुरू में, जो भी फेलो एस्पिरेंट्स है या आरपीसी में मेरे को बोला बेसिकली जो डीसी वाला ले रहे हैं एग्जाम्पल, डीसी कोटा ले रहे हैं, तो मैं लेके नहीं गया था। और तो वहाँ उन्होंने बोल दिया कि आपको सेवा प्रमाण पत्र लेके आना है, फिर कुछ वो फॉर्म वॉर्म भी भरवाते हैं कि हम 5 दिन के अंदर भेज देंगे। तो जो भी लिखा हुआ है वो लेके चले जाना, बिकॉज वो लकीर के फकीर होते हैं। हालांकि एनओसी में तो क्लियरली मेंशन नहीं है कि आप उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ये कितना सीनियर रैंक का अधिकारी आपको साइन करके दे रहा है, बट वो सब नहीं चलता उधर। तो आप अगर जो भी है स्पेशली जॉब में सेवारत प्रमाण पत्र आप जरूर लेके जाना। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आई थिंक दैट इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया और उसी टाइम इंटरव्यू भी शुरू हो जाएंगे। पियोन आएगा आपके एक बंदे को लेके जाएगा। वो कहाँ जाएगा, वही जो जहाँ आप लाइब्रेरी में बैठे रहोगे उसी फ्लोर पे बोर्ड्स बने हुए हैं। मतलब जो भी बोर्ड है वहीं उसी फ्लोर पे है। तो उस बोर्ड के पास वो जाएंगे और आपका जब नंबर आएगा तो आप भी चले जाओगे। बाकी एज सच बेसिक डाउट्स तो यूरिनल फैसिलिटी और सब चीजें हैं वहाँ पे। ग्राउंड फ्लोर पे भी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है, पानी की पीने की व्यवस्था भी है। सो ऐसा मुझे लगता है कोई इशू नहीं है, जस्ट बी रिलैक्स एंड बी काम। कोई ऐसा बहुत बड़ा सर इशू नहीं है वहाँ पे। ये राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उनको सेवा प्रमाण पत्र चाहिए ना, केंद्र सरकार वालों से भी मांग रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल यही है, ये चीज मैंने उनको बोला भी था। इसीलिए मैं लेके नहीं गया था क्योंकि ये राज्य सेवा वालों के लिए था, बट उन्होंने बोला आपको भी लेके आना है, तो मेरे हिसाब से और लेके सर जाना ठीक रहेगा। अदरवाइज वो फिर मैं तो खुद निकल चुका हूँ एक प्रकार से, मैंने तो नहीं लिए हैं। अब यहाँ मुझे कोई नहीं, वो मिलेगा भी आपको नहीं मेरा तो। मैं देखो ऐसा है कि जैसे मैंने भी तो नहीं लिया है, मैं भी वापस जाके करूंगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं, उनका एक प्रोसीजर होता है, वो आपके कैंडिडेचर पे कोई असर नहीं डालेगा। ठीक है, वो जस्ट एक प्रोसीजर है, आप कभी भी जाके भिजवा सकते हो, बैक डेट में भिजवा सकते हो या अभी भी भिजवा सकते हो। उसका कोई इशू नहीं है। वो जस्ट ये सर्टिफाई होता है कि हमने इस बंदे ने ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी डेट को ज्वाइन किया है, वो इतने को छोड़ रहा है। सर ये प्राइवेट जॉब वालों को भी लेना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट नहीं है? मेरे हिसाब से जिस तरह के वो लकीर के फकीर है, आई थिंक इट्स बेटर अगर आपने एनओसी ली है तो लेके चले जाना। बाकी मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए, प्राइवेट वालों के लिए तो क्या लागू होगा, तो गवर्नमेंट के लिए है ये। ओके सर, थैंक यू सर।
अच्छा ये हो गया। उसके बाद फिर नंबर आना शुरू हो गया, 1 2 3। तो जैसे ही एक जब अंदर रहेगा तो दो बाहर रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही एक अंदर चला जाता है तो पियोन रहता है साथ में, वो दरवाजा खोलता है, आप अंदर जाते हो। और जब वापस आओगे तो आपको खुद ही खोलना होता है। और पियोन भी आ जाता है, वो लाइट उसमें इंडिकेट होती रहती है। ठीक है, उसके बाद एंट्री। तो जैसे मेरा रामू राम जी रायका के बोर्ड में था मेरा इंटरव्यू, आई वॉज द फोर्थ कैंडिडेट। मेरे बोर्ड में हम टोटल 7 कैंडिडेट्स थे। उसमें 4 फीमेल्स थी और 3 मेल्स थे, और माई नंबर वॉज फोर्थ। तो जैसे हम गए तो थोड़ा बेसिक आइडिया लग ही जाता है, कौन बैठे हैं कितने बैठे हैं वो सब चीज़ें आप पूछ ही लेते हो। तो जैसे मैंने एंटर किया, आई जस्ट आस्क्ड कि परमिशन लिया, फिर गए। जैसे रामू राम जी ने बोला कि ठीक है, मैंने बोला गुड आफ्टरनून, बोला अरे बैठो बैठो बैठो। फिर मास्क, हाँ इसमें मास्क रिलेटेड एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मास्क आप लगा के जाओगे अंदर, फिर आप चेयर पे बैठोगे, और उसके बाद आपको वो बोल देंगे कि आप मास्क हटा लो, या आपसे जो भी पूछे उसके हिसाब से आपको कार्रवाई करना है। और जब लास्ट में आप उठते हो तब आपको मास्क लगा लेना है और उठ जाना है। इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना, क्योंकि दृष्टि में जब मेरा मॉक था तो मेरा उठते टाइम वो मास्क गिर गया था, बिकॉज मैं इतना इंटरव्यू में मशगूल हो गया था कि मुझे पता नहीं रहा। इस चीज़ का मैंने खास ध्यान रखा अभी इस टाइम, मेरे से गलती रिपीट नहीं हुई। बस माइनर चीज़ है, बट ये है कि लास्ट में अगर होता ना आप बहुत अच्छा करते हो, लास्ट में ऐसा हो जाए तो मॉक देने से ये फायदा होता है कि इस तरह की गलतियां नहीं होती आपसे। थोड़ा इस चीज का, और हो सके मेरा पर्सनल एडवाइस है कि मास्क कैसा लेना चाहिए। मास्क आपको लेना चाहिए जो एक ग्रीन कलर का आता है, सर्जिकल मास्क आता है, और जो इसपे व्हाइट कलर का रबड़ लगा रहता है, वो सबसे बेस्ट है। उसका रीजन ये है कि वो बीच में से फोल्ड हो जाता है, बाकी जनरली क्या, तो फोल्ड नहीं होते हैं, या इसके ऊपर जो नोज होल्डर रहते हैं वो भी ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं। वो सबसे बढ़िया है, फोल्ड हो गया, जैसे आपने उतारा उसको फोल्ड करके आपने रख दिया अपने, मैंने जैसे अपने साइज पे ही रखा था, और जैसे ही हो गया उसको उठा के वापस लगा लो। सो दैट इज द कन्वीनियंट वे। मैं 2 मास्क लेके गया था, एक जो मैं जनरली पहनता था और एक ग्रीन मास्क, तो जो मुझे सिचुएशन लगा उसके हिसाब से मैंने ग्रीन मास्क यूज कर लिया वहाँ पे। तो आप भी कर सकते हो मेरे हिसाब से, दैट इज द बेस्ट, यूजर फ्रेंडली और वी कैन से एस्पिरेंट फ्रेंडली। ओके। मैं पूछना चाह रहा हूँ, वहाँ फेस शील्ड नहीं थी क्या? नहीं नहीं, फेस शील्ड नहीं थी, बिल्कुल किसी भी बोर्ड में फिर नहीं थी फेस शील्ड। ओपन मुंह में मतलब खोल के आपको फिर पूछते हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई इशू नहीं है, डिस्टेंस रहती है, सफिशिएंट डिस्टेंस है, तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। ओपन होता है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मेरा कितनी इंटरव्यू शुरू हुआ। देर तक चला था सर? जी। कितनी देर तक इंटरव्यू चला था आपका? अरे मुझे लगता है शायद हेलो। प्रकाश चला जी होगा, वही 20 मिनट बता से रहे ज्यादा तो हाँ नहीं चला। सर, बता रहे हैं सर, शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं अभी। हेलो, आप प्रकाश जी सुन रहे हो आप? पहले उनको पूरा बता अच्छा। देने दो, फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ मैं कवर कर लूंगा आपके जितना भी क्वेश्चन है। मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ, अभी तो मैं वेटरन बन गया हूँ, मुझे पता है क्या क्या जिनके क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो आई ट्राइड की। हाँ, जिन भी साथियों के हाँ, तो क्वेश्चन आप है एक वो बार, कृपया नोट कर लें, फिर एक साथ ही पूछ लें तो ज्यादा बेटर हाँ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट विल बी द राइट स्ट्रेटजी, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि सब चीजें कवर हो जाए। बाद में जो भी चीजें आप पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैंने जैसे एंटर किया, वो सब हो गया, बैठ गया। फिर रामू राम जी ने शुरू किया, अभी बोर्ड चेयरपर्सन थे, बोर्ड चेयरमैन थे, तो उन्होंने बोला अच्छा 10th कहाँ से किया आपने, वो चेक भी कर रहे थे, देख भी रहे थे साथ साथ में। बोला अच्छा 10th आपने यहाँ से की, फिर अच्छा 12th यहाँ से की, बीए आपने यहाँ से की, इग्नू किया है, मैंने बताया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और बोला अच्छा आपने पत्राचार से किया है, मैंने कहा यस सर। फिर उन्होंने बोला अच्छा आप नेवी में रहे, बीएसएफ में रहे, यहाँ से यहाँ तक रहे, वो सब पढ़ रहे थे। ठीक है, हाँ उससे पहले जब सबसे पहले मैंने एंटर किया, सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये था कि आर यू दी फोर्थ वन, मतलब आप चौथे नंबर पे हो ना, आपका 4 नंबर है, मैंने कहा यस सर मेरा 4 नंबर है। तो वो चीज़ है। उसके बाद उनका इतना ही था बस, रामू राम जी का इतना ही पार्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने मेंबर वन को बोल दिया, मेंबर वन जो उनके जस्ट उनके लेफ्ट साइड में था और मेरे राइट साइड में था। तो उन्होंने क्वेश्चन शुरू किया। तो पहला क्वेश्चन ये था कि आप बीएसएफ में हो, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे हो, और इतनी अच्छी पोस्ट पे हो, यहाँ के क्या करोगे, इतनी अच्छी जॉब है, वहाँ सब जाना चाहते हैं, सम्मान है, मतलब एक बड़ी भूमिका बना दी। तो मैंने बेसिकली तैयार किया था राहुल जी को, महावीर जी को, मूर्छा को पता ही होगा, हमने इस क्वेश्चन पे जनरली किया ही है कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आ सकता है, और एक तरह एक्सपर्शन होता ही है हम लोगों के लिए। तो जो भी था मैंने उसका तैयार कर रखा था, उसके हिसाब से मैंने इसका आंसर कर दिया। एंड मतलब मुझे लगा कि शायद वो कन्विंस हो गए थे।
उन्होंने उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि आपको पता है यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत होता है, आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, नेता लोग हमेशा आप पे हावी होने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। फिर मैंने कुछ आंसर दिया, फिर उन्होंने बोला अच्छा तो आपको पता है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। मैंने कहा यस सर, क्या आप उनको हैंडल करने के लिए तैयार हो, क्या आप उसको टैकल कर लोगे। ऐसा चला। उसके बाद फिर बोला अच्छा अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। आई टोल्ड की जस्ट मालदा। बोला वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो स्मगलिंग का था, कुछ और भी थे बड़े एक अनप्लीजेंट वाले का क्वेश्चन भी थे कुछ, तो मैंने आई थिंक टैक्टफुली हैंडल कर लिया उनको। तो आई थिंक दैट इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू टेल। उसके बाद फिर बीएसएफ का पार्ट हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि इलेक्शन हो रहे हैं, अभी इलेक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि 5 स्टेट जो भी है वो इलेक्शन का बता दिया। बोला पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन में इतना शोर शराबा क्यों है, वहाँ क्या क्या चीजें हो रही है, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी। तो मैंने कुछ आंसर किया, तो बोला नहीं नहीं आप तो वहाँ रह ही रहे हो, तो हमें तो बता ही सकते हो। तो ही वॉज मतलब ट्राइंग टू बी वेरी फ्रेंडली, काफी हंस रहे थे, फ्रेंडली हो रहे थे। तो दैट वाज हिज पार्ट। उसके बाद उनका हो गया। फिर मेंबर 2 ने लिया। मेंबर 2 ने सबसे पहले ये पूछा कि आप चूंकि बीएसएफ में हो, तो बीएसएफ से डीजी राजस्थान कैडर के कौन कौन थे। तो मेरे को उस समय एक का नाम याद आया, वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब था, तो जो भी था बता दिया। ये क्यों था, कितने चरणों में इसका एकीकरण हुआ, इसके एकीकरण में चौथे चरण में क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या था। तो उनका इतना ही पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर थे, वो आई थिंक सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपने बीए किया है, तो बीए में क्या क्या सब्जेक्ट थे। चूंकि मैंने इग्नू से किया है, वो भी 8 साल पहले किया है, बट आई थिंक मुझे लगा कि ये अप्रोप्रिएट तो नहीं होगा ये बोलना कि। मैंने कहा ठीक है सर, ये बैड पॉल साइंस सोशियोलॉजी थे। फिर पॉलिटिकल साइंस उन्होंने पूछा कि डीपीएसपी कहाँ से कहाँ है आर्टिकल, तो मैं श्योर नहीं था, तो जो भी था मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि एनफोर्सेबल है या नहीं है, क्यों नहीं है, क्या रीजन है। तो जो ये मेंबर 3 थे बेसिकली, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, तो ही वाज आस्किंग एवरी क्वेश्चन इन इंग्लिश। पूरा मेरे से इंग्लिश में पूछ रहे थे। उनके साथ मेरा जो भी कन्वर्जेशन हुआ वो पूरा इंग्लिश में हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप प्रशासन में आके क्या करोगे, क्या नई चीज आप करोगे। उन्होंने एक चीज ये भी पूछी कि नेवी, तो जो मेंबर 2 ने पूछा उसके बाद कि नेवी इतनी अच्छी थी, ये होता है वो होता है, आपने क्यों छोड़ दी नेवी। तो मेंबर 1 की तरफ से क्वेश्चन था, मैं भूल गया था। उन्होंने एक मेरे से चीज, आप क्या करोगे, मतलब आपकी क्या है जो भी थॉट प्रोसेस है, आपका जो प्लान ऑफ एक्शन क्या है प्रशासन के, उसका मैंने आंसर कर दिया था। उसके बाद फिर रामू राम जी का आ गया। उन्होंने मेरे से अभी कृषि बिलों पे लेके बहुत कुछ चल रहा है, तो हम सुनने को मिल रहा है एमएसपी क्या है, सीएससीपी क्या है, कौन डिसाइड करता है। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसे बोला इतना विरोध क्यों हो रहा है, मैंने जो भी था रीजन बता दिया विरोध का। और फिर उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके जो भी था उनका एक पॉइंट था। और सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने 2 मिनट तक बोलते रहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। बोला अच्छा मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने मैगजीन में ये पढ़ा था, न्यूज़पेपर में ये पढ़ा था, आपने भी पढ़ा है क्या। पता नहीं कौन सी न्यूज़पेपर उन्होंने 2 दिन पहले पढ़ा, मैंने तो पत्रिका और भास्कर में तो देखा नहीं, सर आई एम नॉट अवेयर। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, मैंने देखा कि उसमें यूपी से आलू लेके वो लोग वहाँ बेच रहे हैं, बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। कुछ लोग बोल रहे अच्छा है, कुछ लोग बुरा है, मुझे लग रहा है अच्छा है, आपको क्या लग रहा है। तो उसमें मैंने अपना स्टैंड दे दिया। जो मैं क्वेश्चन जो भी है, मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, आंसर तो क्योंकि स्पेसिफिक होता है, अगर आप में से कोई जानना चाहे तो मैं आंसर भी बता दूंगा मैंने क्या क्या आंसर किया है। फिलहाल आई थिंक मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्या क्या जो भी क्वेश्चन रहे। तो उसके बाद बस इंटरव्यू खत्म हो गया। बोला ठीक है, मैंने थैंक यू बोल दिया, मास्क लगा लिया, चले गए, बस आ गए। दिस इज हाउ द इंटरव्यू एंडेड। जैसे बाहर निकला तो बारिश हो रही थी, अच्छा मौसम हो रहा था, वेंट टू आना सागर झील, फिर फन स्टार्टेड। दिस इज हाउ द इंटरव्यू एंडेड। बाकी अब आई डोंट नो कि एग्जैक्टली कैसे क्या जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और हम कह नहीं सकते कि अच्छा गया बुरा गया क्या गया। मतलब जब रिजल्ट आएगा उसी दिन पता चलेगा कितना अच्छा गया कितना बुरा गया। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ यू मे स्टार्ट योर क्वेश्चनिंग। थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर आप ऑलरेडी जॉब में हैं
तो आपने तो क्या जस्टिफिकेशन दिया कि आप ये जॉब छोड़ के इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं? मैंने तो ये आंसर किया था क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था, और मेरे को ये लग ही रहा था कि ये तो मेरे से पूछेंगे पूछेंगे, और ये मेरे से पूछ भी लिया। मैंने तो इसका ये आंसर दिया कि सर एक तो बचपन से मेरा प्रशासनिक सेवाओं के प्रति रुझान था। दूसरा सर इसमें पब्लिक डीलिंग है, लोगों के बीच में रहकर उनके लिए काम करने का एक वाइड और डाइवर्स प्लेटफॉर्म मिलता है, यूनिक प्लेटफॉर्म मिलता है। और तीसरा चूंकि राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा है, तो इसका अपना एक चार्म है। तो इसी का मतलब ये 3-4 पॉइंट थे मेरे आंसर में। तो आई थिंक मतलब छोटे मोटे तौर पे वो ही वाज सेटिस्फाइड विद दिस। इसका उसके बाद फिर इस वो क्वेश्चन में पॉलिटिकल पूछा उन्होंने? मेरे से तो नहीं पूछा, आई वाज फॉर्चुनेट कि पूछा नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप जब चूंकि प्रशासन में आ रहे हो तो आपको पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है, ये होता है वो होता है, आपको ऐसी चीजें हो जाती है, आप कैसे उसको हैंडल करोगे। तो फिर उसका पॉलिटिकल आपको पता है, आप इन चीजों से क्या अवगत है कि इतना प्रशासनिक सेवाओं पे इतना पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। मे बी ही वाज थिंकिंग कि मैं फोर्सेज में रहा हूँ तो मुझे इन सब चीजों का नहीं आइडिया हो। तो मेरे हिसाब से ही वाज लार्ज एंड बिट ही वाज सेटिस्फाइड विद दिस। उसके बाद जो दूसरे मेंबर ने फिर ये क्वेश्चन मेरे से किया था कि आप नेवी में थे तो फिर आप बीएसएफ में क्यों आ गए। मतलब बीएसएफ से चलो यहाँ आ रहे हो, फिर नेवी क्यों छोड़ दिया। नेवी तो बहुत अच्छी जॉब है, वहाँ आपको पूरी दुनिया घूमने को मिलता है। मतलब वही है, पहले इतनी तारीफ कर देंगे ना, बंदे को खुद ही फील होने लगता है यार क्या मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा सर ये बिकॉज आई वाज सेलर ओवर देयर एंड नाउ देन आई बिकम ऑफिसर, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ करियर प्रोग्रेशन एंड आल्सो वन काइंड ऑफ पर्सनल अचीवमेंट फॉर मी। तो वो भी सेटिस्फाई हो गए। अब अंदर से कितना सेटिस्फाई हुआ वो तो अब मार्क्स आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन उस समय मुझे कोई वापस काउंटर क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास। ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रेशर के लिए सर आप कैसे हैंडल करेंगे, इसका क्या जवाब दिया आपने? मैंने तो यही लिखा है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है मैं तो उसके हिसाब से लूंगा, कि उन्होंने उससे पहले 3-4 चीजें मेरे को बताई थी कि जो पॉलिटिक्स में ये होता है वो होता है। तो मतलब मेरे को ये समझ में आया कि यू वांटेड टू नो कि आप कितना क्या कर लोगे। मैंने जो भी रूल्स रेगुलेशन हो गए सर उसके हिसाब से चलूंगा। और मेरी एक स्ट्रेटजी ये रही इसमें कि जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती है उसको जितना शॉर्ट और जितना छोटा बोले उतना ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज बोल दोगे फिर उसी से वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर यू हैव टू सरेंडर। तो मैंने तो एक लाइन में बोला तो उन्होंने सही। वापस कुछ किया नहीं कुछ। अब रवि जी तो दूसरा इसमें दूसरा एक मिनट है, एक मिनट। दूसरा इसमें एक चीज ये भी वो माहौल होता है कि मैं जहाँ तक समझा एक बोर्ड का माहौल, और उस माहौल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे आप आंसर करोगे 1-2 मिनट में आपको समझ में आने लग जाएगी कि आपसे क्या डिमांड। कई बार आप एक लाइन बोलोगे उसी में वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो आपको दूसरा लाइन ना बोलने की जरूरत पड़ेगी और वो खुद ही दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें मतलब मेरे हिसाब से सिचुएशनल होती है। जिस सिचुएशन में जो चीजें हैं बस आप उसके हिसाब से करते जाइए। मतलब ऐसा कोई एज सच कोई रूल नहीं है इसका कि मतलब इतना ही बोलना है या ये बोलना है। वो सब माहौल होता है एक, उस माहौल में जैसा होना है वो हो जाता है। सर हाँ अर्जुन नाम जी वगैरह प्लीज भी बोलिए। पूछते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं है, ना नाम है ना रोल नंबर है ना आपके फादर मदर कास्ट कम्युनिटी, कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सर। हाँ रवि जी, हमारे लिए कोई जी टिप्स दो। व्हाट शुड वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए? आपको मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मुझे लगी, जैसे मेरी जितने भी क्वेश्चन थे मुझसे होम डिस्ट्रिक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, इसका रीजन ये हो सकता है कि मैं अपने गृह जिले में लास्ट 15-16 साल मतलब लास्ट 12-13 साल हो गए मैं आउट ही हूँ, तो मेरे से नेचुरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाना था, पूछा भी नहीं गया मेरे से। ठीक है, तो लेकिन मेरे से मालदा पे क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट तो कवर करेंगे, आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो सकता है या आपका प्रेजेंट पोस्टिंग हो सकता है। दूसरा मेरे से ओबी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन बाकी बोर्ड्स में मैंने देखा कि लोगों का हॉबी पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। और तीसरा है कि जैसे मैंने मॉक्स दिए थे 1-2 जगह, तो सब यही बोल रहे थे कि आपसे एकेडमिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप चूंकि सर्विस प्रोफाइल आपका रहा है और आपने ओपन से किया है। लेकिन मेरे से पूछ लिया गया पॉलिटिकल साइंस का, वो भी थोड़ा इंग्लिश में। तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप किसी भी चीज को मत छोड़ के जाओ। ठीक है, आप जो भी आपने एक बना रखे हैं ना, जैसे कि एकेडमिक्स हो गया, आपका जॉब प्रोफाइल हो गया, होम डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, वो हर चीज को आपका हॉबीज हो गई। जैसे मेरे से नहीं पूछा हॉबी का, लेकिन बाकी बोर्ड्स में तो पूछा ही गया है। ऐसे एकेडमिक्स का ऐसा है, कुछ जॉब प्रोफाइल वालों को बिल्कुल ही टच नहीं किया एकेडमिक्स, कुछ को पूछ लिया गया है। और जो मुझे नई चीज ये लगी कि जो एक नया मेंबर ऐड हुआ ना, पहले आई थिंक 1+2 का कंपोजिशन रहता था बोर्ड का,
अभी 1+3 हो गया है। ये जो तीसरा मेंबर रहा है, ये मतलब इसी टाइप के जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो चीजें जनरली छूट जाती थी ना, वो चीजें वो कवर करता है। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप किसी पोर्शन को मत छोड़ के जाओ, हर चीज को पढ़ के जाओ। जो भी आपने 4-5 हमने कॉलम शुरू से बना रखा है, आप बस उसी के हिसाब से जाओ। कौन मॉक में क्या बता रहा है आपको आके, मतलब कौन क्या आके बता रहा है कि मेरे इंटरव्यू में ये पूछा नहीं पूछा, उसके हिसाब से अपना ओपिनियन मत बनाओ। और दूसरा ये है कि इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है वो है कि एक तो कॉन्फिडेंस में रहना, और दूसरा स्ट्रेस में नहीं आना। तो अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो वैसे आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। बाकी देयर विल बी टाइम एंड मोमेंट्स इन योर इंटरव्यू जहाँ आपको लगेगा यार ये तो मतलब पूछ रहा है और मेरे को आ ही नहीं रहा है, वो आपके अंदर ही अंदर सब चीजें चलेगी, लेकिन वो चीज आपके फेस पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछ ले और 100 के 100 आप बता दोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपको नहीं आएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनका आंसर आपको पता होगा। जैसे आप रूम से बाहर निकलोगे, आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अरे यार ये तो मेरे को पता था, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो चीज निकल के आए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अपने को हार्श नहीं रहना है अपने आप में। बस ये ध्यान रखना है कि जब तक आप उस रूम में हो, बस अपना 100% देना है, पूरा कॉन्फिडेंट रहना है। बाकी अब क्या होगा नहीं होगा वो भगवान के हाथ में छोड़ देना। आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। बाकी तो अब लेट्स सी क्या होता है। श्योर, ऑल द बेस्ट रवि जी, आपके लिए थैंक यू, शुभकामनाएं। आपको भी अर्जुन। रवि जी, इग्नू के बारे में आपसे क्या पूछा है? इग्नू के बारे में आपसे क्या पूछा गया है? अच्छा, इग्नू से मेरे से बस यही था कि अच्छा इग्नू जब वो देख रहे थे एक्चुअली सबसे पहले, तो उन्होंने इग्नू बोला, तो मैंने उनको बताया सर दिस इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बोला अच्छा आपने कब पत्राचार से किया है? मैंने कहा यस सर। बस इतना ही हुआ, और कुछ नहीं पूछा इग्नू से। वो कुछ नहीं जो हम मॉक में पूछते थे, कब स्थापना हुई, क्या है, वो सब चीजें कुछ नहीं पूछी। अच्छा, दृष्टि से अपने इस इंटरव्यू को, मेन इंटरव्यू को दृष्टि से कंपेयर करके आप मुझे बताओ कि इट वाज बेटर और दैट वाज बेटर। अब ये तो मतलब मुश्किल काम है, लेकिन देखो दृष्टि में थोड़ा एक अलग टाइप का रहता है और यहाँ एक अलग टाइप का है सिस्टम। कि वहाँ टोटल 3 रहते हैं, यहाँ 4 रहते हैं। तो एक आपको आई कांटेक्ट बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि एक 2 मेंबर्स तो बिल्कुल 180 डिग्री पे ही बैठे हैं, तो दृष्टि में तो ये चीज होती नहीं है। दूसरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो उसका अपना एक अलग प्रेशर रहता है, और वहाँ जो कुछ है नेचुरल है। आप प्रेशर में वहां बिल्कुल नहीं थे, मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं थे और वहां प्रेशर में थे, ऐसा है? मुझे लगा कि मैं मतलब प्रेशर तो मुझे कहीं ज्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आई वॉज लाइक फुल्ली कॉम्पिटेंट। जब तक मेरा इंटरव्यू चला मेरे कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी। वाले थोड़ा वो चीजों को काफी शुरू की स्ट्रेस में डालने की कोशिश करते हैं। बोर्ड का जो पैटर्न पाया ना, वो मैंने ज्यादा रिलैक्सिंग पाया जो रामू राम जी वाला था। मैं तो आई थिंक जाते ही शायद 1 2 मिनट के अंदर काफी रिलैक्स हो गया था। उसके बाद इतना दिक्कत नहीं हुआ, अच्छी एक ट्यूनिंग सेट हो गई थी। बाकी मैंने जो देखा मेरे बोर्ड में, मेंबर 1 के साथ मतलब मेरी ट्यूनिंग अच्छी थी। मेंबर 2 वाज न्यूट्रल एंड मेंबर 3 वाज लाइक कि पसंद आया है। ठीक है, और रामू राम जी को पता ही है, चेयरमैन जो भी उनका रहता है, ही वाज आल्सो वेरी जेंटलमैन टाइप। अच्छा, कितने समय तक चला टोटल इंटरव्यू आपका? मेरे हिसाब से 18 to 20 मिनट्स, और सबका यही चला है। किसी का 10 मिनट चला, किसी का 15, 20 से ऊपर तो बहुत रेयर केसेस में चला है जहाँ किसी चेयरमैन का और उस बंदे का जॉब प्रोफाइल मैच हो गया हो। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट शिफ्ट में एक देयर वाज अ गर्ल कैंडिडेट। मेरी आवाज इको हो रही है, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, इको हो रही मेरी आवाज। 1 मिनट है। अब नहीं होगी, आप बोलो। हाँ, अच्छा, तो वही सब चीजें हैं। ये रवि जी आपने बोला कि 2 मेंबर्स 180 डिग्री पर हैं, मतलब उनके बीच में गैप है क्या बैठने के बीच में उनके? हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस है, अच्छी खासी डिस्टेंस है। मतलब मैंने ये जो चीज देखी, जो हमें मॉक में जनरली बताया जाता है और हम पढ़ते भी है कि सबसे जब आप एक आपसे कुछ पूछ रहा है, आप जब आंसर करते हो, रिप्लाई करते हो, तो आपको बेसिकली सबको देखना है ना। बट आई थिंक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यहाँ तो, क्योंकि एक मान लो मेरे से मेंबर 1 पूछ रहा है, तो मेंबर जो मेंबर 3 है वो तो बिल्कुल 180 डिग्री पे बैठा है, तो उसको बिल्कुल ऐसे देख लेना आई थिंक बड़ा एक रूट सा लगता है। 1 2 बार तो मैंने किया, बट फिर मुझे तो नहीं लगा ठीक। जो जो दिख रहा था बस उनसे आई कांटेक्ट।
मैं ये कहना चाह रहा कि पहले तो वो चारों मेंबर पास पास ही होते थे, अभी ये कोरोना की वजह से कुछ नहीं इसमें नहीं आया नहीं, है। डिस्टेंस बिल्कुल बिल्कुल डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो है। आपका और चेयरमैन का और आपका और मेंबर 1 का डिस्टेंस कम रहेगा, बाकी मेंबर 2 और मेंबर 3 आपसे अच्छी खासी डिस्टेंस पे रहेंगे, जो मैंने अपने बोर्ड में देखा, और बाकी में भी ऐसा ही था। अच्छा, एक मेरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आप कह रहे हो, काफी लंबा प्रश्न उन्होंने पूछा, तो आप उसके विपक्ष में गए या पक्ष में गए थे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चूंकि वो पॉजिटिव चीजें गिना रहे थे, और जो मुझे वहाँ का एटमोसफियर समझ में आया, मुझे लगा कि इट्स बेटर टू गो विद पॉजिटिव, और मैंने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर लिया था कि मेरे को बेसिकली पॉजिटिव ही जाना है। ठीक है, तो मैं मतलब वो होता ना कि अब आप कोई करंट टॉपिक्स होते हैं उसके ओपिनियन आप बना लेते हो पहले, तो मैंने ये श्योर कर रखा था अगर कुछ होगा तो आई विल स्पीक इन फेवर, अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा, फेवर में जाऊंगा। मेरे पास अपने लॉजिक्स थे, तो उन्होंने जब पूछा तो मैंने फिर यही बोला कि सर मैंने इन कानूनों को पढ़ा है, और पर्सनली मुझे ये लगता है कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप है सरकार का, अच्छा कदम है। फिर उसमें धन्यवाद सर। हाँ, फिर उसमें मैंने ये बोला कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, और फिर बोला ये क्या है जो किसान, मैंने जस्ट आशंकाएं हैं और भ्रांतियां है जो फैल रही है। एक क्लियर स्टैंड तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ये क्लियर हाँ स्टैंड तो हाँ लेना हाँ, ही बिल्कुल, पड़ेगा। जो भी मैंने जब पूछा चेयर भी एक, दूसरा है बिल्कुल कि जब बिल्कुल। चेयरमैन आपसे अगर 1-2 मिनट उस टॉपिक के पॉजिटिव बता रहा है, तो फिर आई थिंक नेगेटिव जाना एक एक जनरल कर्टसी का भी पार्ट नहीं है, मतलब क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। जब वो बिल्कुल चेयरपर्सन है वो बोल रहे हैं, इसमें एक चीज़ मैंने ये भी देखा है कि हमें ना सुनना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होगा आपको लग रहा है यार ये इतना मतलब 2-3 मिनट तक बोलते ही जा रहे हैं, मैंने सोचा पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन आएगा, 2 मिनट तक तो बोल ही जा रहे थे। सुनना है, सुनना भी जरूरी है, कई बार ऐसा बिल्कुल। होगा, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू ओनली। हाँ, मेरे इंटरव्यू में एक चीज़ और हुई कि शुरू में जब रामू राम जी ने मेरा ले लिया और जब मेंबर 1 ने शुरू किया था, तो कुछ आई थिंक 2-3 मिनट हुए होंगे, तब रामू राम जी उठ के चले गए थे, आई थिंक फॉर जो भी वॉशरूम वगैरह गए थे, वो वहाँ से फिर 4-5 मिनट के बाद आए। आई डोंट नो अब उसका क्या क्या कनेक्शन है, वो तो मार्क्स आएंगे तो भी पता चलेगा, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो आप में से भी अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो इंटरव्यू के टाइम क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स है तो स्ट्रेस फील कर लेते हैं, अरे यार उठ के चले गए, वो सब चीज़ें नहीं करना है। कई बार जैसे हमें बताया गया था यूपीसी में भी, ये पार्ट ऑफ दैट उनका भी एक स्ट्रेटजी होता है कि बंदा कितना डाइवर्ट होता है, कितना स्ट्रेस में आता नहीं आता, तो उनसे घबराना नहीं है। आपका काम है बस इंटरव्यू देना, कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, क्या कर रहा है, आपको उससे वो परवाह नहीं होनी चाहिए। सर अपन जस्ट अ अपन पॉइंट। जैसे एग्जाम में इधर उधर पर्ची देखने चले जाते हैं, हो सकता है वो भी कोई पर्ची देखने चले गए हो। मैं भी मैं भी हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है। अच्छा, So you were telling about a girl candidate. हाँ, मैंने जितने भी गर्ल्स देखे वहाँ पे, दे ऑल वर इन साड़ीज, सभी साड़ी में थी। अच्छा रवि जी, मैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए? क्वेश्चन तो मैंने तो किसी से वापस मेरी बातचीत नहीं हो पाई थी, तो कुछ ज़्यादा मेरे को इसके और आइडिया नहीं है, बस क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो बैठे थे, तो उसमें जो भी ड्रेस व्रेस वही चीज़ें देख पाए, बाकी अब अंदर क्या है वो तो नॉट अवेयर अबाउट इट। बाकी जो आई थिंक मॉक्स के आए ही होंगे, नहीं हो तो इंटरव्यू के बाद सबने अपना अपना डाला होगा, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी मैंने ये सुना है कि जो गर्ल्स कैंडिडेट के थोड़ा इंटरव्यू के पैमाने अलग रहते हैं आरपीसी में, और जनरली दे स्कोर गुड। रवि जी, मैं पूछूं सवाल? बिल्कुल बिल्कुल जी। पहला सवाल तो ये है कि जो डॉक्यूमेंट वहां पर लेके जाना है, तो जी हम डिफेंस पर्सनल ने पहले एडवांस में जमा कर दिए थे 2-2 सेट, प्लस आपके जो भी वहां पर आवश्यक चीजें थी, जी तो जी। हमसे मंगवा लिया था उन्होंने। अब कोई एक्समैन आपको, या सर्विंग सॉरी एक्समैन ही होंगे बेसिकली डॉक्यूमेंट वाले, तो कोई मिला वहां पर जिसने डिफेंस वाले बंदे ने डॉक्यूमेंट वहां दोबारा जमा किया हो? तो इसके बीच में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास हो? जहाँ तक मेरी नॉलेज में उस दिन 4 बोर्ड थे सेकंड शिफ्ट में, उसमें मेरे अलावा कोई नहीं था डिफेंस बैकग्राउंड। सेकंड सवाल, जी मैं पर्सनली अपने लिए पूछ रहा हूँ कि भाई, जी जी आपने मुझे जज भी किया है बहुत दफा, और मॉक्स के जी। दौरान भी, और अपनी आपसी कन्वर्सेशन में भी, कौन से एरियाज है जहाँ पर फोकस करने की आवश्यकता है, जो माइंड सेट आप देखते हैं वहां पर उस बोर्ड का या अन्य किसी, जो आमतौर पे वहाँ पे कन्वर्सेशन में आपने कहीं दोस्तों से सुना होगा किसी के साथ में कि भाई
डिफेंस वालों से विशेष तौर से क्या चीजें पूछना पसंद करते हैं? एक्चुअली अभी जो जो भी बोर्ड चल रहे हैं, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन है इनका सबसे लास्ट में होगा। अभी तो क्या है, बीच में जो भी आ रहे हैं वो इसी टाइप के आ रहे हैं जो ऑलरेडी इन सर्विस है और एक्स सर्विसमैन कोटा का कोई फायदा उठा नहीं रहे हैं। और जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं, जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और जैसे मेरे से भी क्वेश्चन किए गए, वो यही होता है कि आप जो जो फोर्स में थे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्यों छोड़ के आना चाहते हो। जनरली उनको ये लगता है कि फोर्स पर्सनल है वो सिविल लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं और उनको कोई एक्सपोजर नहीं होता है, उनको पता नहीं रहता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, किस तरीके से वो हैंडल करेंगे। और चूंकि आप फौज में रहे हो, सिविल में आ रहे हो, तो आप नया क्या कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये उनका एक जनरल रहता है। बाकी क्योंकि एक्स सर्विसमैन तो आप सब लोगों का लास्ट में एक साथ ही होगा, उसमें फिर क्वेश्चन काफी बनेंगे। लेकिन फिर भी एक मैं तो मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनल मेरा सजेशन रहेगा, आप एक तो सीडीएस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ठीक है, जो रैंक स्ट्रक्चर, ये सब चीजें आप देख लेना, हम और भी डिस्कस कर लेंगे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में भी, दैट इज नॉट द इशू। बाकी जहाँ तक मैंने सुना है कि एक पॉजिटिव ही है जो सर्विस पर्सन को लेके, एक उनका पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। इस बार इन्होंने क्या किया है कि डिफेंस पर्सनल बीच में है सिविलियंस के, तो हम लोग बीच में एक एक दो दो ऐसे कर दिया, अभी शुरू से ही है सभी, तो उस ये मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है, ये अच्छा है, पता है ये अच्छा ये अच्छा इसलिए है क्योंकि जनरली क्या होगा, जब 7 जनों में से एक ही ईएसएम रहेगा ना, उसको फायदा मिलेगा, और सभी ईएसएम लास्ट में होते तो नहीं मिलता था। इस चीज यू विल रियलाइज कि इसका ये बेनिफिशियल है, इसका मुझे नहीं लगता वो ड्रॉबैक है। बिल्कुल ठीक है। हॉबी पे सवाल पॉसिबिलिटी बनती है, सवाल पूछे जाता है हॉबीज पे पूछते हैं, बाकी बोर्ड्स में तो नो डाउट क्वेश्चन पूछे थे। तो मुझे लगता है जिसने 10 साल से ज्यादा जिसकी सर्विस हो रखी है ना, मुझे नहीं लगता उसे पूछेंगे। मेरे से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा हॉबी से। लिखवाते तो हाँ, हॉबीज लिखवाते जरूर है, बिल्कुल हॉबीज बिल्कुल लिखवाते हैं आपसे। ठीक है सर। सर ड्रेस का शेड्यूल क्या रखा सर आपको वहाँ? अच्छा, ड्रेस मैंने रखा, मेरा ब्लू ट्राउजर था, ब्लू कोट था और हल्के गुलाबी रंग का शर्ट था, और उस पे ब्लू और लाइट कलर की एक टाई थी। क्योंकि मैं अकेले ही था वहां पे, सभी का नहीं, मतलब बाकी नहीं किसी ने टाई लगा रखा था। पैंट शर्ट थे उनके, इस सब का क्या था रूटीन, जनरल क्या पहन के आ रहे थे? जनरल मैंने ये देखा कि ब्लू शर्ट ज्यादा था लोग। अच्छा, और आपको कुछ टाई लगा के आ रहे थे ऐसे, मतलब। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही? ये चीज है। हाँ आ रही आवाज, बोलिए प्रेम जी। मतलब कुल मिला के जनरल सभी वो ब्लू वाला कार्यक्रम जो चलता है सब हुआ था, है ना? एक चीज और ये वही था, पूछनी थी बाकी देखो अब आप पे है। एक चीज ये बताओ कि मतलब 4 बोर्ड अभी चल रहे हैं अपने मॉर्निंग में और 4 ही शाम को चल रहे हैं। क्या आपने बताया कि भाई 4 अलग बेंचों पे सबको बैठा दिया 7-7 के हिसाब से, मतलब 4 बोर्ड सुबह चल रहे हैं, 4 ही शाम को चल रहे हैं। हाँ तो मतलब अभी तो अभी यही 4 का चला, बाद में फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, और सब सिंगल सिंगल ही थे बोर्ड मेंबर मतलब। हाँ बोर्ड मेंबर बिल्कुल। मैं एक्चुअली लास्ट मोमेंट तक मेरा ये था कि 2-2 होंगे शायद, फिर वहां जाके मेरे को पता चला कि एक एक ही है। क्योंकि जब हमने तो पहले सुना था ना न्यूज़पेपर वगैरह से कि 2-2 बार 2-2 ले रहे हैं, अभी 2-2 मेंबर्स रहेंगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग शायद भूपेंद्र सर भी ले, बट ऐसा नहीं था। और पहले दिन है, पहले दिन तो वैसे हरावट। तो पहले दिन ना तो भूपेंद्र जी आए और ना ही डबल डबल बोर्ड का सिस्टम हुआ, मतलब कुल मिला के शांति स्थिति है। जो पहले पहले जो हम 13 में देख रहे थे वही डरा चल रहा है। मतलब ये उन्होंने 3 की जगह 4 कर दिया, मतलब पहले 1+2 था, अब की बार 1+3 कर दिया। बाकी जो मुझे लगा ओवरऑल ये कि डरा वही है, ठीक है। और फैक्चुअल क्वेश्चन अभी भी बहुत आ रहे हैं, ठीक है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन की संख्या है अच्छी खासी। आरपीसी का तो सर मैंने अपने बात हुई थी तो बताया था भाई, अपना तो यहाँ वो फैक्चुअली पूछते हैं, कंसेप्ट ठीक है बहुत कोई पुराने